जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं रेलवे का प्रीवियस पेपर और यह इस सीरीज का 20वां क्लास है। इसके पीछे जितनी भी क्लासेज हुई हैं उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहां से जाकर के आप पीछे के क्लासेज को देख सकते हैं। पीछे के क्लासेज में भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के डिस्कशन कराए गए हैं। बिल्कुल नए क्वेश्चंस और नए तरीके से आपको कराए जा रहे हैं, तो जरूर बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। साथ ही साथ इसका जो पीडीएफ है वह भी आपको देखने को मिलेगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर, तो सभी लोग टेलीग्राम को भी जरूर ज्वाइन करिए और वहां से पीडीएफ डाउनलोड करिएगा। आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या है। बोला है कि एक समानांतर चतुर्भुज की दो आसन्न भुजाएं 3:2 के अनुपात में है और उसका परिमाप 65 सेंटीमीटर है। तो समानांतर चतुर्भुज की दो छोटी भुजाओं में से प्रत्येक भुजा का लंबाई क्या होगा। देखिए यहाँ बोला है समानांतर चतुर्भुज। समानांतर चतुर्भुज के दो आसन्न भुजा यानी दो सटे हुए भुजाओं के बीच में क्या अनुपात है, 3:2 का अनुपात है। और समानांतर चतुर्भुज का परिमाप जो होता है वह आयत के परिमाप के बराबर होता है। समानांतर चतुर्भुज हम लोग किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा समान और समानांतर होती है उसको हम लोग समानांतर चतुर्भुज बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए परिमाप दिया कितना है, 65 दिया है। समानांतर चतुर्भुज का परिमाप आपका दे रखा है 65। अनुपात में परिमाप निकालिए। अनुपात में समानांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा, दोनों भुजाओं के योग का 2 गुना। तो 3 और 2 5, 5 गुना 2 10। अनुपात में परिमाप होगा 10, यानी वास्तव में परिमाप है 65, अनुपात में 10। तो अनुपात 10 का मान 65 है। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अनुपात 1 का मान निकल जाएगा। हमें क्या बताना है, प्रत्येक छोटी भुजा का लंबाई बताइए, यानी कि अनुपात 2 का मान क्या होगा। तो हम 2 से गुना कर लेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इस बात को समझना है। हम रिपीट करेंगे। 2 से अगर इसको काटिएगा 5 बार में कटेगा, 5 से इसको काटिएगा 13 बार में कट जाएगा। हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, 13। अगर मीटर के फॉर्म में है तो मीटर, सेंटीमीटर के फॉर्म में है तो सेंटीमीटर। यही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे बोला है समानांतर चतुर्भुज, तो यह हमारा अगर समानांतर चतुर्भुज है, ठीक है। तो यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको हम लंबाई मान लेते हैं, तो इसको एल मान लिए, यह भी हमारा एल हो गया। चौड़ाई को बी मान ली, यह भी है, यह भी हमारा बी हो गया। अब बताइए परिमाप क्या होगा। तो परिमाप होगा 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। चारों ओर के भुजाओं का योग जो होता है वही परिमाप होता है। तो यहाँ देखिए एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, एल भी 2 बार मिलेगा, बी भी 2 बार मिलेगा, ये यानी 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। इसी बात को हम ऐसे कह सकते हैं ना कि लंबाई और चौड़ाई के योग का 2 गुना परिमाप होता है। तो परिमाप यहाँ पे दे रखा है वास्तव में कितना, 65। अनुपात में परिमाप कितना हो जाएगा, दोनों भुजाओं के योग का 2 गुना यानी 10। तो अनुपात 10 का वैल्यू 65 है, तो 1 का वैल्यू 65/10 होगा। हमें प्रत्येक छोटी भुजाओं का माप निकालना है, यानी अनुपात 2 का मान, तो हम 2 से गुना कर लेंगे। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। बोला है वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 8954, 9806 और 11297 को विभाजित करने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। देखिए समान शेष की स्थिति में हम लोग क्या करते हैं कि जितना भी नंबर दिया जाता है उसका डिफरेंस निकालते हैं और डिफरेंस का एचसीएफ निकालते हैं। जब भी क्वेश्चन आपको मिले कि अधिक से अधिक कितना से भाग करे कि समान शेषफल बचे, तो हमारा आंसर क्या होगा, जितना भी नंबर दिया गया है उसके अंतर का एचसीएफ। मान लीजिए 3 नंबर दिया गया है ना। इस तरीके से ए बी सी 3 नंबर दिया जाए और आपसे यह कहा जाए कि वह बड़ा से बड़ा संख्या बताइए जिससे इस तीनों में भाग करने पर समान शेष बचे। तो हम क्या करेंगे, इस तीनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे, सबसे पहले ए और बी का डिफरेंस यानी ए माइनस बी निकालेंगे। फिर हम बी और सी का डिफरेंस निकालेंगे यानी बी माइनस सी निकालेंगे। और फिर हम सी और ए का डिफरेंस निकालेंगे यानी कि सी माइनस ए करेंगे। और ऐसा करने के बाद जो भी वैल्यू आएगा उसका हमें क्या करना है, उसका हमें एचसीएफ निकाल लेना है। जब आप ए माइनस बी करिएगा तो एक बात का ध्यान रखिएगा कि ए और बी में से जो वैल्यू बड़ा होगा उसमें से छोटा वैल्यू आपको घटाना है, यानी अंतर निकालना है। और अंतर क्या होता है, बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो यहाँ पे जो 3 नंबर है देखिए क्या क्या है। एक तो है 8954, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। एक तो 8954 है, दूसरा नंबर क्या है 9806 है, और तीसरा जो नंबर है आपका यहाँ पे है 11297। हमें क्या करना है, इसका डिफरेंस निकालना है ना, अंतर निकालना है। तो अंतर निकालिए सबसे पहले। देखिए ए माइनस बी, तो इस दोनों में से जो बड़ा है उसमें से छोटा घटाइए। तो यह बड़ा है यह छोटा है, तो इसमें से इसको घटाइए। तो 6 में से 4 माइनस करेंगे क्या होगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 हो जाएगा। हासिल यहाँ से तो 7, 7 में से 9 नहीं घटेगा। अगले में से यहाँ से लेंगे तो 17 में से 9 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे 8 हो जाएगा, है ना। 17 माइनस यहाँ पे 9 है ना, 8 हो जाएगा। और यह भी 8, यह भी 8, 8 माइनस 8 0, 852 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इस दोनों का डिफरेंस निकालेंगे। तो इस दोनों में जो बड़ा नंबर है उसमें से छोटे नंबर को घटाइए। तो देखिए यहाँ पे
7 में से 6 माइनस करेंगे क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यहाँ बचा आपका 9, 9 में से 0 माइनस करेंगे क्या होगा आपका, 9 होगा। ठीक है, आगे चलिए। 2 में से 8 नहीं घटेगा तो अगले में से यहाँ से लेंगे, 12 में से 8 माइनस करेंगे कितना हो जाएगा, 4। अब यह कितना बचेगा आपका 10, 10 में से 9 माइनस करेंगे 1, 1491। अब एक चीज़ जरा सा देखिए, एक डिफरेंस और हम यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन निकालने की आवश्यकता हमें नहीं पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हम a माइनस बी करेंगे, फिर b माइनस सी करेंगे, फिर c में से a को घटाएंगे, तो यहाँ पे भी कुछ वैल्यू आएगा। अब इन सभी वैल्यू का जो HCF होगा वही हमारा आंसर होगा। और इन सब को काटने वाला आप देखिए यहाँ पे कि कौन सा ऑप्शन है, इन्हीं दो वैल्यू को देख के पता चल रहा है कि हमारा आंसर क्या होना है। तो इस दोनों को काटने वाला क्या ऑप्शन बी हो सकता है, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन बी के लास्ट में 230 है, और 230 ऐसे नंबर को काटता है जिसके लास्ट में 0। कहने का मतलब जिस किसी नंबर के लास्ट में 0 होगा ना, वह केवल उसी नंबर को काटता है जिसके लास्ट में 0। जैसे 10 किसको काटेगा, 20 को, 30 को, 40 को। 20 किसको काटेगा, 40 को, 60 को। यानी अगर किसी नंबर के अंतिम में 0 है तो वह केवल उन्हीं नंबर को काटेगा जिसके लास्ट में 0। इसका मतलब कि 230 जो है वो इसको नहीं काटेगा, इसको नहीं काटेगा, मतलब यह दोनों इसका HCF नहीं होगा। 125 के लास्ट में 5 है, और जिसके भी लास्ट में 5 होता है वह केवल उन्हीं नंबरों को काटता है जिसके अंतिम में 0 या फिर 5 हो। ऐसा कोई नंबर लीजिए जिसके लास्ट में 5 होगा, वह केवल उन्हीं नंबर को काट सकता है जिसके लास्ट में 0 और 5 होगा। तो इन दोनों को काटने वाला यह ऑप्शन भी नहीं है, विकल्प डी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यह आपका एक इवन नंबर है, सम संख्या है, और सम संख्या कभी किसी विषम संख्या को नहीं काटती है। यानी 222 जो है वो इस नंबर को नहीं काटेगा। तो हमें क्या करना था, इन दोनों का डिफरेंस निकाले, फिर इस दोनों का डिफरेंस निकाले, फिर इन दोनों का डिफरेंस निकालते, तो यहाँ भी कुछ ना कुछ नंबर आता, और इसका हम HCF निकालते, यानी इस तीनों को काटने वाला जो सबसे बड़ा नंबर होता वही हमारा आंसर होता। तो इसी दोनों से पता लग गया है कि इस दोनों को काटने वाला सबसे बड़ा नंबर कौन है, हमारा विकल्प ए है। हम लोग यहाँ से अपना आंसर चुनेंगे, आगे के कैलकुलेशन में हम लोग नहीं जाएंगे। और LCM HCF टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से इन चीज़ों को आपको बताया गया है। अगला देखिए क्वेश्चन क्या है, बोला है a प्लस बी प्लस सी का मान है 6, AB प्लस BC प्लस CA का मान है -2। तो हमें क्या बताना है, AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC का मान क्या होगा। देखिए इसका तो आप अपना फॉर्मूला है आपका A³ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC, यही है ना। माइनस 3ABC के लिए हम क्या लिख सकते हैं, हम इसके लिए लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, A प्लस B प्लस C इंटू इसके गुना में क्या रहेगा, इसके गुना में रहेगा A² प्लस BA² प्लस CA², और माइनस यहाँ पे रहेगा आपका AB प्लस BC प्लस CA। यह आपका इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, यह क्या होता है, यह आपका इसका फॉर्मूला होता है। AQ प्लस BQ प्लस Q माइनस 3ABC के लिए क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं A प्लस B प्लस C इंटू A² प्लस BA² प्लस CA² माइनस AB प्लस BC प्लस CA। अब इस क्वेश्चन में देखिए A प्लस B प्लस C का मान तो है, तो इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। ठीक है, AB प्लस BC प्लस CA का मान है, इसको हम यहाँ पे पुट कर देंगे। लेकिन A² प्लस BA² प्लस CA² का मान नहीं है, तो इसका मान हमें निकालना पड़ेगा। तो हम कैसे निकालेंगे, तो देखिए हमारे पास A प्लस B प्लस C का मान है, A प्लस B प्लस C का वैल्यू कितना है, A प्लस B प्लस C का वैल्यू है यहाँ पे 6। हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ वर्ग करेंगे। तो जब आप दोनों तरफ वर्ग करिएगा तो इधर A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर, यह कितना होता है, यह होता है आपका A² प्लस BA² प्लस CA² प्लस 2 इंटू AB प्लस BC प्लस CA। AB प्लस BC प्लस क्या होता है, CA होता है। यह क्या होता है आपका A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर। जबकि इधर जो है आपका वैल्यू क्या है, 6 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा। हम लोग यहाँ पे किए हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बराबर के दोनों तरफ वर्क करने पर मान में कोई अंतर नहीं आएगा। बराबर के दोनों तरफ जब आप एक ही काम करते हैं तो इसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। अब चलिए, तो हम A प्लस B प्लस C का होल स्क्वायर किए जो कि इतना आया, और 6 का स्क्वायर किए 36 आ गया। अब यहाँ से देखिएगा A प्लस B प्लस C, A² प्लस BA² प्लस CA², तो इसको तो रहने दीजिए आप, A² प्लस BA² प्लस CA², इसको अपने जगह पे रहने दीजिए। और एक चीज़ देखिए, यहाँ पे AB प्लस BC प्लस CA, इसका वैल्यू क्या है, इसका वैल्यू है -2। तो जब यहाँ -2 रखिएगा इसके जगह, तो -2 में 2 से गुना करेंगे तो -4, और -4 इधर आके 36 में जुटेगा, कितना हो जाएगा 40। तो A² प्लस BA² प्लस CA² का मान आपका 40 आ गया। अब यहाँ पुट कर लीजिए, A प्लस B प्लस C का मान कितना है, क्वेश्चन में 6 है, इंटू आगे देख लीजिए A² प्लस BA² प्लस CA² का मान कितना आया है आपका, इसका मान आपका आ गया है 40, माइनस है तो माइनस, और AB BC CA का मान कितना है, -2 है। यह क्या है आपका, -2
2 है, देख लीजिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान -2। अब यहाँ पे 6 हो जाएगा गुना 40 माइनस -2 यानी +2, 42 हो जाएगा। 42 में 6 से गुना करिए, 6 दूना 12 हासिल 1, 6 चौके 24 और 1 25 यानी कि 252 आपके क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। तो आंसर क्या बनेगा? विकल्प ए। फॉर्मूला पे आधारित यह आपका क्वेश्चन था। और जब हम लोग पूरा एक सेट देखते हैं तो उसमें 1-2 क्वेश्चन आपका इस तरह का जरूर रहता है, इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना पड़ता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या है। बोला है राजीव के वेतन में पहले 40% की कमी होती है। तो राजीव का वेतन हम मान लिए 100, राजीव का वेतन हम कितना मान लिए? 100 मान लिए। अब ध्यान से देखिएगा क्या बोला है, पहले 40% की कमी, तो 100 में 40% का कमी होगा यानी कितना हो जाएगा? 60। राजीव का वेतन कितना हम मान लिए? 100 मान लिए। अब क्वेश्चन के अनुसार चलिए क्या बोला है, पहले 40% की कमी, तो 100 में 40% का कमी करेंगे यानी 60 हो जाएगा। और फिर 50% की वृद्धि। अब इस पे 50% की वृद्धि होता है, तो किसी भी नंबर में अगर 50% की वृद्धि करना हो ना, तो उसका 150% आप निकाल दीजिए, यानी 150/100 निकालिए। 00 से 00 कैंसिल, कितना आ गया? 15 गुने 6 90। वैल्यू पहले कितना था? पहले 100 था, और जैसे ही पहले उसको 40% कम किया गया और फिर उसको 50% बढ़ाया गया तो वैल्यू आपका कितना हो गया? 90। तो 100 से वैल्यू 90 आया, इसका मतलब कि वेतन में कितने % की कमी हो रहा है? वेतन में 10% की कमी हो रहा है। आप चाहे तो यहाँ पे ए बी फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। ए बी फॉर्मूला क्या कहता है, वेतन में 40% की कमी हुआ तो पहले लिखेंगे -40 ए के जगह, फिर क्या बोला है, वेतन में 50% की वृद्धि तो प्लस बी का मान, एक प्लस में एक माइनस में, तो यहाँ माइनस रहेगा, ए गुना बी, और बट्टा में क्या रहता है आपका? बट्टा में 100 रहता है। यह आपका ए बी फॉर्मूला है। हम इसको रिपीट करते हैं। 00 से 00 कैंसिल, -40 में 50 जोड़ेंगे, एक माइनस में एक प्लस में जुटेगा, घटेगा चिन्ह बड़का का, तो 10 हो जाएगा यहाँ पे। और इधर माइनस आपका क्या है? 5 चौके 20 है, माइनस यहाँ पे कितना है आपका? 5 चौके 20 है ना, तो यहाँ 20 लिखिए। 10 में से 20 घटाइए, क्या आ रहा है? -10। -10 का मतलब क्या होगा? -10 का मतलब होगा 10% की कमी। ए बी फॉर्मूला क्या होता है? ए बी फॉर्मूला होता है आपका a + b जोड़ ए बी बट्टा 100। जब भी किसी नंबर में 2 बार % वृद्धि करे या 2 बार % कमी करे, ठीक है, या 1 बार % वृद्धि या % कमी करे, उसके बाद परिणाम पूछा जाए तो परिणाम क्या होगा? a + b जोड़ ए बी बट्टा 100। अगर वृद्धि हो रहा है तो, अगर दोनों मान में वृद्धि हो रहा है, जैसे यहाँ देख रहे हैं कि पहला बार कमी हो रहा है तो ए का मान माइनस में हो जाएगा, उसके बाद वृद्धि हो रहा है तो बी का मान प्लस में हो जाएगा। और यहाँ जो चिन्ह होता है ना, इस दोनों चिन्ह का गुणनफल रहता है, यानी यहाँ पे दोनों का दोनों माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा, दोनों का दोनों प्लस तो भी यहाँ प्लस होगा, और अगर एक प्लस में और एक माइनस में तो यहाँ पे क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। ये भी फॉर्मूला है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी यूज हम लोग करते हैं। आगे चलिए अगला देखिए क्या है। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है, लाभ 5%, तो विक्रय मूल्य बताइए। भाई वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है ना, कितना है? 4500 है, और 5% का लाभ हो रहा है इसी क्रय मूल्य पे ना, तो इसका 5% निकालिए तो कितना लाभ हो रहा है? परसेंटेज से 00 कैंसिल, 45 पंचे 225, तो 225 का लाभ हो रहा है। तो आप बताइए कि 4500 के वस्तु पर 225 का लाभ हो रहा है, इसका मतलब इसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4725 होगा। 225 का लाभ हो रहा है ना, वस्तु 4500 का है, 225 का लाभ यानी कितना होगा विक्रय मूल्य इसका? 4725। आगे देखिए इस क्वेश्चन पे आइए। 2 का पावर 3k - 5 है। 2 का पावर क्या है? 2 का पावर है 3k - 5, और बराबर इधर आपका है 4096। 4096 क्या होता है? 2 का पावर 12 होता है। हमेशा एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन मिले कि किसी नंबर का पावर जो है वो वेरिएबल के फॉर्म में एक्स वाई जेड इस तरीके से दे, तो सामने जो वैल्यू होगा वह इसी बेस का पावर कुछ ना कुछ होगा। तो 4096 में 2 के पावर कितना करने पर आएगा? तो 2 4 8 16 32 64 128 256 512 1024। 1024 के बाद क्या होगा आपका? 2048 और 4800, 2048 और 4096, यानी 2 का पावर 12 करने पर आ जाएगा। दोनों तरफ बेस सेम है तो बेस से बेस कैंसिल हम लोग यहाँ पे करेंगे। इधर देख लीजिए 3k - 5 का वैल्यू आपका 12 आ गया। तो आप बताइए कि 3k का वैल्यू क्या होगा? 3k का वैल्यू 17 हो जाएगा, तो k का वैल्यू 17/3। हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। 3k का वैल्यू 17 है तो k का मान 17 कितना होगा? 17/3 हो जाएगा। आगे देखिए इस क्वेश्चन को देखिए, साइन 90 गुना 89 88 है 87 इस तरीके से है, लास्ट में क्या है? 0 है। तो साइन 0 का मान कितना होता है? 0 होता है, और यह सब गुना में है, तो इसमें से किसी एक का मान अगर 0 हो गया तो पूरे गुणनफल का मान क्या हो जाएगा आपका? पूरे गुणनफल का मान भी आपका 0 हो जाएगा।
आगे चलिए। बोला है एक टंकी को 3 पाइप एबीसी के द्वारा भरा जाता है 4 घंटे में, ठीक है। पाइप सी पाइप बी से दोगुना तेज और पाइप बी ए से दोगुना तेज। यहाँ ए बी सी के क्षमता का रेशियो दिया है। क्या बोला है? पाइप ए बी सी के बारे में, ए बी सी के बारे में ऐसा बोला है ना कि पाइप सी जो है बी से दोगुना तेज है। सी क्या है? इससे दोगुना तेज है, ठीक है, बी से दोगुना तेज है। और पाइप बी ए से दोगुना, और पाइप बी क्या है? पाइप बी आपका ए से दोगुना तेज है, ऐसा बोल रखा है। तो हम पाइप ए का इफिशियंसी 1 लेते हैं तो इसका दोगुना कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। तो पाइप बी का इफिशियंसी 2 और पाइप बी का 2, तो सी का कितना हो जाएगा? इसका दोगुना, यानी कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला था कि ए बी सी के द्वारा 4 घंटे में भरा जाता है। तो जब तीनों मिल जाता है तो भरने में 4 घंटा समय। यहाँ देखिए तो तीनों को मिलाकर के एफिशिएंसी कितना है? 1 और 2 3, 3 और 4 7, तीनों को मिलाकर के एफिशिएंसी है 7, यानी सब मिल करके 1 घंटे में भर सकता है 7 और चलता कितना है? 4 घंटा, यानी टंकी का क्षमता हो जाएगा 7 गुने 4। अब आगे क्या बोला है? पाइप ए के द्वारा भरने में, तो पाइप ए का इफिशियंसी कितना है? 1, यानी कि एक इफिशियंसी वाला को कितना समय बट्टा में 1 लिखेंगे। आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? 28 घंटा हो जाएगा, है ना। आंसर हमारा 28 घंटा। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। बोला क्या है कि तीनों के द्वारा 4 घंटे में, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बोला था कि तीनों के द्वारा 4 घंटे में, तो तीनों मिलाकर के एफिशिएंसी है 1 और 2 3, 3 और 4 7, और 7 एफिशिएंसी वाला को 4 घंटा समय लगता है, यानी टंकी का क्षमता 7 गुने 4 28 हो जाएगा। और हमें क्या बताना है कि इसको एक कितने समय में भरेगा, यानी एक इफिशियंसी वाला कितने समय में, तो बट्टा में 1। अगर बोलता ए और बी मिलकर कितने समय में, तो बट्टा में 2 और 1 3 लिखते। बोलता सी कितने समय में, तो बट्टा में हम 4 लिखते। बी और सी कितने समय में, तो बट्टा में 2 और 4 6 लिखते, ठीक है। जिससे भरानी हो बट्टा में उसका एफिशिएंसी हमें लिख देना है। अगला सवाल देखिए क्या है। बोला है किसी कार का ओडोमीटर यात्रा के शुरुआत में 1200 किलोमीटर। देखिए जो मीटर होता है ना कार में, वो 1200 किलोमीटर अभी दिखा रहा है, और यात्रा के अंत में 12,800 दिखा रहा है। तो आप बताइए यात्रा कितना हुआ? शुरुआत में 12,000 पे था और अंत में कितना पे आ गया? 12,800 पे आ गया। इसका मतलब है कि यात्रा हुआ है 800 किलोमीटर का। कितना का यात्रा हुआ है? 800 किलोमीटर का। क्लियर? चलिए तो 800 किलोमीटर का यात्रा हुआ और इस यात्रा में समय कितना लगा? 4 घंटा। तो 800 किलोमीटर की यात्रा में समय लगा 4 घंटा। तो दूरी बट्टा समय, इससे क्या निकलेगा? चाल। और यह जो चाल निकल के आएगा वह किस फॉर्म में आएगा? देखिए यहाँ पे यह किलोमीटर है, यह किस फॉर्म में है? किलोमीटर के फॉर्म में है। और यह किस फॉर्म में है? आवर के फॉर्म में है। तो जो चाल निकल के सामने आएगा वह आपका किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में आएगा। और क्वेश्चन में बोला है कि मीटर पर सेकंड में चाल बताइए, तो चाल को किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में लाने के लिए हम लोग गुना करते हैं 5/18 से। तो आइए 5/18 से इसमें हम लोग गुना करके इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करें। 4 से इसको काटिएगा, कितना बार में कट जाएगा? 200 बार में कट जाएगा। 2 से काटिएगा, यहाँ पे यह 100 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 9 हो जाएगा। ऊपर में क्या वैल्यू है? 100 गुने 5 यानी 500, नीचे में 9, 500/9 मीटर पर सेकेंड। 500/9 मीटर पर सेकेंड, यही आपका क्या होगा? आंसर हो जाएगा। देखिए बोला था 4 घंटे का समय लगता है, तो कार की औसत चाल बताइए। तो कुल दूरी बट्टा कुल समय औसत चाल होता है। तो कुल इतना दूरी तय करता है इतने समय में, तो दूरी बट्टा समय चाल तो यही होगा। लेकिन हम लोगों से जो चाल पूछा है, जो स्पीड पूछा है, वह मीटर पर सेकेंड में, और यहाँ जो हमारा स्पीड आएगा वह किलोमीटर पर आवर में, क्योंकि दूरी किलोमीटर में है, समय आवर में है, तो किलोमीटर पर आवर में। बाद में उसको हम लोग चेंज करेंगे। चेंज करने के लिए क्या करेंगे? अगर चाल आपका मीटर पर सेकेंड किलोमीटर पर आवर में है, 5/18 से गुना करिएगा तो वह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट आपका हो जाता है। देखिए यह क्वेश्चन लगातार सेट में आपको मिल रहा है। x + 1/x का मान 4 है, तो आप बताइए x² + 1/x² का मान क्या होगा? सिर्फ इस 4 का स्क्वायर करेंगे और माइनस का 2 करेंगे। 16 - 2 आंसर क्या हो जाएगा? 14। विकल्प डी आपके क्वेश्चन का सही आंसर होगा। स्क्वायर माइनस 2 कर लेना है। आगे देखिए बोला है कि निम्न तालिका में अलग अलग महीनों के 4 विक्रेताओं के द्वारा बेचे गए सोफा सेट की संख्या को यहाँ पे दर्शाया गया है। सवाल क्या पूछा है कि मई माह के कुल बिक्री में विशाल के द्वारा उसी माह में की गई बिक्री का प्रतिशत योगदान बताइए। मई महीने को देखना है, सिर्फ और सिर्फ मई महीना में विशाल कितना बेचा है? 125 सोफा आपका बेचा है विशाल। और कुल बिक्री कितना हुआ है? कुल बिक्री देख लीजिए, सबको जोड़ेंगे तो निकलेगा। तो 5 8 13 5 18 8 हासिल 1 1 2 3 4 7 8 15 2 17 7 हासिल 1
4 और 1 5, 578 इतना बेचा है विशाल। इस महीने में कुल बिक्री हुआ है इतना, बोला है कितना प्रतिशत है, तो गुना करेंगे 100 से। हमें क्या बताना है कि विशाल जो है वह मई महीने में कुल बिक्री का कितना परसेंट बेचा है, तो यह 125 बेचा है कितना में, कुल 578 में। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे, गुना करेंगे हम लोग 100 से। 12 इसको करिए, अगर 2 से काटते हैं तो 2 दूना 4 हो जाएगा, एक यहाँ पे 17 2 8 16, एक बचेगा 2 9 18, और इसको अगर 2 से काटेंगे तो यह हो जाएगा आपका 50। 125 गुने 5 क्या होता है, 625 होगा ना, तो 625, एक जीरो है तो एक जीरो, बट्टा में 289 प्रतिशत है तो प्रतिशत यहाँ पे रहेगा। जब 289 से इसमें भाग करिएगा तो 21.6 आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला सवाल देखिए क्या है, इस समीकरण का मूल ज्ञात करना है। देखिए समीकरण का मूल हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, या फिर याद होगा कि एक तरीका हम आपको बताए थे कि आपको क्या देखना है, बी का चिन्ह दिखना है। अगर बी का चिन्ह पॉजिटिव है तो बी का भी चिन्ह बदलिए और सी का भी चिन्ह बदलिए, दोनों का चिन्ह बदल दिए। ध्यान से समझिए, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करने का तरीका क्या होगा कि हम बी के साइन को देखेंगे। अगर बी का साइन जो है वह अगर प्लस में है तो बी और सी दोनों का चिन्ह बदल दीजिए। तो देखिए बी का भी चिन्ह बदल दीजिए, प्लस है तो माइनस, सी का भी चिन्ह बदल दिए, प्लस है तो माइनस, सॉरी माइनस है तो प्लस। अब क्या करना है, दो ऐसा नंबर चुनना है जिसको गुना करने पर 26 और जोड़ने और घटाने पर, यहाँ माइनस है तो घटाने पर 11। तो 13 और 2, तो बड़ा वैल्यू पहले लिखिए और छोटा वैल्यू बाद में लिखिए। यही आपका क्या होगा, यही आपका इसका मूल हो जाएगा, यानी इसको सोल्व करने पर x का यही 2 वैल्यू आएगा। तो -13 और 2, और वैसे भी डायरेक्ट यहाँ पे निकाल सकते थे ऐसा 2 नंबर जिसको गुना करने पर -26 और जोड़ने घटाने पर कितना आ जाए, 11। ठीक है, तो ऐसा नंबर आपका -13 और 2 होगा, क्योंकि इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x स्क्वायर है माइनस 11, देख लीजिए +11 हो जाएगा इंटू x, और माइनस क्या लिखते हैं, 26 = 0। अब यहाँ पे आपको पता है कि द्विघात समीकरण में यहाँ क्या होता है, यह क्या होता है, मूलों का योगफल होता है। यह क्या है, मूलों का योगफल, और यहाँ पे क्या है, मूलों का गुणनफल। तो आप ऐसा 2 नंबर सोचिए जिसको गुना करने पर -26 और जोड़ने घटाने पे -11 आ जाए। तो ऐसा नंबर आपका ऑप्शन में देख लीजिए तो कौन सा है, तो माइनस आना चाहिए, तो बड़ा वैल्यू माइनस में, तो देख लीजिए विकल्प सी है ना, -13 में 2 जोड़ेंगे तो -11, और -13 में 2 से गुना करेंगे तो -26। तो ऑप्शन से भी कर सकते हैं, या फिर यह जो ट्रिक आपको हमने बता रखा है कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आपको सोल्व कैसे करना है, उसके मदद से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ देखिए, वो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 2488 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 3 4 5 6 से पूरी तरह से विभाज्य हो जाए। हमें क्या सोचना है, एक ऐसा नंबर चुनना है जिसको जब हम इसमें जोड़े ना, तब जो वैल्यू आए वह 3 4 5 6 सबसे पूरा पूरा कटे। तो गौर से देखिएगा, अगर आप इसमें 34 जोड़ते हैं तो 34 जोड़ने पे क्या आएगा, 8 4 12, जो नंबर आएगा उसके लास्ट में 2 आएगा। देखिए हम जोड़ नहीं रहे हैं, हम सीधे यहाँ पे देख रहे हैं 2488 है, अगर आप इसमें 34 जोड़िएगा तो जो वैल्यू आएगा उसके लास्ट में क्या आएगा, 2 ही तो आएगा, और जिसके लास्ट में 2 आ जाएगा वह कभी आपका 5 से नहीं कटेगा। 5 से क्यों नहीं कटेगा, क्योंकि 5 से वही नंबर कटता है जिसके लास्ट में 0 या 5 हो। तो इसका मतलब हम 34 नहीं जोड़ सकते हैं, हम 28 भी नहीं जोड़ सकते हैं। क्यों नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि जब आप 28 जोड़िएगा तो लास्ट का अंक 6 हो जाएगा, लास्ट का 6 अंक 6 होने पर 5 से नहीं कटेगा। 32 जोड़ के देखिए, जब आप 2488 में 32 जोड़िएगा, इसमें जोड़ के देखिए 2488 क्या वैल्यू आएगा, देखिए 8 और 2 10, 0 हासिल 1, 8 3 11 और 1 12, 2 24 और 1 25, 2520 आ गया। अब इस 2520 को चेक करके देख लीजिए, यहाँ देखिए यह वाला क्या 5 से कटेगा, 0 है तो 5 से कटेगा, 4 से कटेगा, अंतिम 2 अंक 4 से कट रहा है तो 4 से कटेगा, 3 से 2 5 7 2 9, अंकों का योग 9 से, मतलब 9 है जो 3 से कटने वाला है तो 3 से भी कटेगा, 6 से, या नंबर 2 3 से कट रहा है तो 6 से कटेगा, यानी विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन में क्या बोला है, वो छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए सबसे पहले यह दोनों ऑप्शन को हम इलिमिनेट कर दिए, हटा दिए, उसके बाद यह 2 ऑप्शन हमारे पास था, हम 32 को ही क्यों जोड़े, इसको क्यों नहीं जोड़े, तो छोटी से छोटी बोला है तो हम छोटे वाले नंबर को से पहले चेक करेंगे, इसको जोड़ के देखेंगे, इसको जोड़ने के बाद अगर इन सबसे कट गया तो ठीक है, नहीं तो जो चौथा ऑप्शन बचेगा वो तो हमारा आंसर हो ही जाएगा। आगे अगला देख लीजिए, 5 15 23 26 29 का समानांतर माध्य। समानांतर माध्य का मतलब क्या होता है, औसत, आंकड़ों का योग बटा आंकड़ों की संख्या। तो सभी नंबर को जोड़िए, 5 और 15 20, 20 और 23 43, 43 में 26 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 43 में 26 जोड़िएगा तो 43 और 6 आपका हो जाएगा 49, 49 और 20 कितना 69 हो जाएगा, और 69 में 29 जोड़िएगा कितना हो जाएगा आपका, 69 में अगर 29 जोड़ते हैं
तो 70 और 28 98 हो जाएगा। तो आंकड़ों का योग हो गया 98, बट आंकड़ों का संख्या कितना है 1 2 3 4 5। 5 से भाग कर लीजिए, 5 से भाग करिएगा कितना बार में कटेगा, 5 से काटिएगा, 5 एकम 5, 4 बचेगा 48, 5 नवा 45, फिर आपके पास क्या बचेगा 4, पॉइंट दीजिए उस 4 के ऊपर 0 5। यहाँ पे एक बार फिर से देख लेते हैं, 5 एकम 5 क्या बचेगा यहाँ पे हमारे पास 4, 48, 5 नवा 45, 3 बचेगा 30, पॉइंट देंगे 3 के ऊपर 0 30, 5 6 के 30, 19.6। वैसे 19 आया, उसके बाद हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, समानांतर माध्य निकालना है, यानी आंकड़ों का योग बट आंकड़ों की संख्या। आगे बढ़िए, अगला देखिए क्या बोला है, एक दुकानदार गलत बाटों का उपयोग करके 40 किलोग्राम के स्थान पर 35 किलोग्राम तौलता है। आप बताइए कि इसको लाभ कितना होगा। भाई 40 की जगह 35 तौल रहा है तो 5 ग्राम का लाभ होगा। अच्छा, इसको जो 5 ग्राम का लाभ होगा वह कितना ग्राम देने पर, 35 ग्राम देने पर ही ना, वह देता तो 35 ही ग्राम है। प्रतिशत के लिए क्या करेंगे हम 100 से गुना कर लेंगे। सोल्व करिए, 5 से काटिए, 5 सते 35, 7 से 100 में भाग करिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 बट्टा 7, तो 100 में 7 से भाग करिए। जब 100 में आप 7 से भाग करिएगा तो 7 एकम 7 3 हो जाएगा 30, 7 चौके 28, 14 पॉइंट समथिंग वाला एकमात्र ऑप्शन है, 14.28% आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन में हमेशा हम लोग यह देखते हैं कि कितना देने पे। तो देखिए 40 ग्राम के स्थान पर 35 किलोग्राम दिया, इसका मतलब लाभ 5 ग्राम का होगा। दुकानदार का इन्वेस्टमेंट कितना है 40 ग्राम के 35 ग्राम, वो जितना दे रहा है इन्वेस्टमेंट तो उतना ही होगा। तो हमेशा जो हम लोग परसेंटेज लाभ निकालते हैं वो लागत कीमत पे, तो लागत तो उसका इतना का ही लगा, इसके जगह पे इतना दे रहा है मतलब लागत कीमत इतना ही है, और इसी में उसको 5 किलोग्राम का लाभ हो गया, यानी कुल लाभ 14.28% का हो जाएगा। बोला है कि निम्न के संदर्भ में सही विकल्प का चयन कीजिए। दो त्रिभुज समरूप कब होता है, दो त्रिभुज तब समरूप होगा जब उसके संगत भुजा का रेशियो समान होगा, ठीक है, और उसके संगत कोण बराबर होंगे। यानी संगत कोण बराबर, जो संगत कोण है वह अगर बराबर हो जाए या संगत भुजा बराबर हो जाए, समानुपाती हो जाए, अनुपात में हो, तो वह क्या होगा आपका, वह आपका समरूप त्रिभुज हो जाएगा। तो 2 और 4 विकल्प बी इस क्वेश्चन का हमारा आंसर सही होगा। दो त्रिभुज समरूप कब होता है, जब उसके संगत भुजा का रेशियो बराबर हो, या संगत कोण, संगत भुजा का अनुपात बराबर हो, या संगत कोण बराबर हो। आगे देखिए, उस समबाहु त्रिभुज की भुजा की लंबाई बताइए जिसका क्षेत्रफल 4√3। भाई समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है, क्षेत्रफल होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, यही तो होता है। जबकि इस क्वेश्चन में क्या दे रखा है 4√3 दे रखा है। सोल्व करिए, यहाँ पे √3 यहाँ भी है, यहाँ भी कैंसिल आउट हो गया। ए स्क्वायर का वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लाई 16, यहाँ से ए का मान बताइए कितना हो जाएगा। इस 16 का वर्गमूल करेंगे 4 होगा ना, तो 4 यूनिट, विकल्प डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पूछा क्या है, समबाहु त्रिभुज की भुजा परिमाप पूछा होता तो भुजा का तिगुना कर लिए होते। इसको हमें सोल्व करना है, आइए सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ पे 9 चौके 36 और 7 कितना हो जाएगा 43, तो 43/9 इधर हो गया, इंटू आगे देख लीजिए क्या है 9 सते 63 और 8 कितना हो जाएगा 71, तो 71/9 इधर हो गया। गुना में क्या है फिर से 81 और प्लस इधर देख लीजिए 4 दूना 2 है ना, 2.34 का मान कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, यही तो होगा। दो पूर्णांक है तो पूर्णांक को अपनी जगह पर रहने दीजिए, 3/4 को पॉइंट में बदलिए, तो पॉइंट दीजिएगा 30 हो जाएगा, 4 सत्ते 28, 2 4 पंचे 20, 2.75 हो गया। आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिए 9 नमा 81 से 81 कैंसिल हो गया। अब 43 में आपको क्या करना है 71 से गुना करके 2.75 जोड़ना है, तो 3 एकम 3 और 2 5, 5.75 जिसके भी लास्ट में होगा वो हमारा आंसर होगा 5.75, यानी विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर। इकाई अंक शिफ्ट कर लिए, देखिए 3 एकम 3, अब इकाई अंक 3 आ रहा है तो उसमें इसको जोड़ेंगे तो 5 हो जाएगा, 5.75 वाला जो ऑप्शन होगा वही आंसर। या फिर आप 43 गुने 71 करके और क्या कर सकते हैं उसमें 2.75 को जोड़ सकते हैं। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कौन होगा जिसमें एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, एक्स का मैक्सिमम पावर क्या होगा 2 होगा, मिलना चाहिए। तो क्या इसमें है, विकल्प 1 में है, विकल्प 1 में नहीं है, क्यों नहीं है। आप बोलोगे सर यहाँ तो एक्स स्क्वायर है, तो इधर एक्स स्क्वायर है और इधर भी देख लीजिए एक्स गुने एक्स, इधर भी एक्स स्क्वायर है, तो या तो इस एक्स स्क्वायर को बराबर के इस तरफ लाइएगा तो 1 प्लस में 1 माइनस में कट जाएगा, या ई जो एक्स स्क्वायर बनेगा उसको एक तरफ ले जाइएगा तो 1 प्लस में 1 माइनस में कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर आपका हट जाएगा। और जब तक किसी भी समीकरण में एक्स स्क्वायर नहीं है यानी स्क्वायर वाला टर्म नहीं है तब तक वह आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। इस वाले में देख लीजिए क्या है 5y में जब y स्क्वायर से गुना करिएगा तो 5y क्यू हो जाएगा,
वाई क्यूब बन रहा है, इसका मतलब कि यह आपका द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से आगे देख लीजिए, यहाँ पे के स्क्वायर है और इधर आपका देखिए 2k गुने के 2k क्यूब हो जाएगा ना, यह भी हमारा नहीं होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे देखिए पी स्क्वायर गुना पी क्यूब, तो पी क्यूब इधर आएगा लेकिन इस पी क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, स्क्वायर वाला टर्म ही बचेगा, यानी केवल 4, विकल्प डी हमारा आंसर हो जाएगा। हमें कोई ना कोई एक तो चुनना था, तो 3 को हटा दिए तो चौथा तो हमारा आंसर हो ही जाएगा। देखिए पी क्यूब है तो यहाँ भी पी से जब पी स्क्वायर में गुना करेंगे तो पी क्यूब बनेगा, तो पी क्यूब इधर प्लस में, इधर लाएंगे माइनस में, पी क्यूब से पी क्यूब कट जाएगा, बचेगा हमारे पास पी स्क्वायर ही, और पी स्क्वायर अगर है हमारे पास तो ये हमारा द्विघात समीकरण है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका मान बताना है। देखिए पावर अगर नेगेटिव हो तो बेस को क्या करते हैं हम लोग, उल्टा कर देते हैं। तो यहाँ -2/5 है, क्या हो जाएगा 5/-2, क्या होगा 5/-2, तो माइनस नीचे नहीं रहता है, इसको हम लोग ऊपर ही लिख दिए। -2/5 है, हम लोग क्या किए, इसको पावर नेगेटिव था इसको पॉजिटिव कर दिए। तो पावर अगर नेगेटिव से पॉजिटिव होगा तो बेस उल्टा हो जाएगा, बेस का चिन्ह नहीं बदलता है, ध्यान रखिएगा, बेस उल्टा, जो नीचे में ऊपर आ जाएगा, जो ऊपर में है नीचे आ जाएगा। और दरअसल जो चिन्ह होता है वह दोनों का होता है, चाहे चिन्ह हम ऊपर रखें या नीचे रखें, दोनों का चिन्ह होता है, ठीक है, जब भिन्न के रूप में डाटा होता है। गुना आगे देख लीजिए, यहाँ -4 है और बट्टा 5 है, और इसका पावर आपका पहले से ही क्या है, पावर पहले से ही 4 है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पावर 4 करिए, तो 4 का पावर 4 यानी 4 चौके 16 चौके 64 चौके 256, और 256 प्लस में कि माइनस में, प्लस में आएगा, क्योंकि किसी भी नेगेटिव नंबर का पावर अगर सम हो, जैसे -x का पावर 2, 4, 6, 8 इस तरीके से डालेंगे तो वह क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। किसी भी नेगेटिव नंबर का, जैसे -1 का पावर अगर हम 2 रखते हैं तो +1 आ जाएगा, -1 का पावर हम 4 रखते हैं +1 आ जाएगा, लेकिन -1 का पावर हम 5 रखते हैं तो क्या होगा, -1 ही आएगा। तो नेगेटिव नंबर है, पावर सम है, तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा। और 5 का पावर 4 कितना हो जाएगा, 625। देखिए 5 25 5 125 5 625। अब इधर स्क्वायर करना है, तो जैसे भी किसी नंबर का स्क्वायर करते हैं पॉजिटिव हो जाता है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 2 का स्क्वायर 4, इंटू यहाँ पे हो जाएगा 256, और बट्टा कितना 625। काटिए इन वैल्यूज को, 25 का स्क्वायर होता है 625, तो 25 से काटेंगे इसको कितना बार में कटेगा, 25 बार में कटेगा। 4 से काटेंगे 64 चौके 256, यानी 64/25, विकल्प सी आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 64 बट्टा कितना 625। आगे चलिए, निम्न चार्ट एक घर के द्वारा विभिन्न मदों पर किए जाने वाले व्यय को दर्शाता है। उस घर के द्वारा किया जाने वाला अगर कुल व्यय 85,200 है तो चार्ट का अध्ययन करें और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। किराए की तुलना में राशन पर कितना अधिक राशि व्यय किया गया। किराए के तुलना में राशन पे, देखिए किराए पे कितना खर्च किया गया 20%, और राशन पे 36%, कितना अधिक, राशन पे किराए के तुलना में 16% अधिक, क्योंकि यहाँ 36 यहाँ पे 20, 16% अधिक। किसका, जो टोटल राशि है, यानी 85,200 का कितना परसेंट, 85,200 का 16% अधिक खर्च किया गया है राशन पर किराए के तुलना में। 00 से 00 कैंसिल, 16 से गुना करिए, 16 दूना 32, 2 हासिल 3, 16 पंचे 80, और 3 83, 3 हासिल 8, 16 128, और 8 136, यानी 136 32 आपका आंसर हो जाएगा। विकल्प सी यहाँ पे राइट आंसर दिख रहा है, ठीक है। आगे चलिए, अगला देख लीजिए, यहाँ पे यह क्वेश्चन जो है आपका अप्रॉक्सीमेशन का है। इस क्वेश्चन में कुछ एरर है चिन्ह के वजह से, उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, पहले सुधार लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिएगा कहाँ पे क्या चिन्ह था इसमें। क्वेश्चन नंबर आपका 22 है ना, सबसे पहले माइनस है फिर प्लस है, ठीक है, माइनस है फिर प्लस है, उसके बाद गुना है, गुना है, ठीक है, फिर प्लस है, प्लस है, उसके बाद भाग है, फिर प्लस है, फिर भाग है, भाग है, फिर प्लस है, फिर क्या है आपका भाग है। 27 के बाद भाग है यहाँ पे, यह आपका क्या है भाग है, और फिर यहाँ पे प्लस है, और फिर इधर क्या है आपका, फिर इधर आपका भाग है। अब क्वेश्चन को सोल्व करिए, ठीक है। इन चिन्हों को जरा गौर से देख लीजिएगा। हमें एक बात पता है कि बोर्ड मास के अनुसार गुना और भाग में से पहले भाग का क्रिया, उसके बाद गुना का क्रिया। तो देखिए गौर से देखते चलिएगा, अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कि कंप्लीट वैल्यू हम लोग आगे का वैल्यू लेते हैं, आगे या पीछे का, मतलब अप्रॉक्स वैल्यू लेते हैं राउंड फिगर में।
तो इसको देखिए, तो यह कितना है 35.99 यानी 36। यह कितना है आपका 36 है, और यह कितना है 6 है। तो 36 में 6 से भाग करेंगे, इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। और कहीं भाग है, यहाँ पे है देखिए, यह राउंड फिगर में 27 है और यह 3 है। तो 27 में 3 से भाग करेंगे, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। आगे चलिए, अब भाग का क्रिया कर लिए, है ना, इससे भाग कर लिए। अब गुना है, गुना देखिए, यह 14 है और यह 4 है, तो 14 गुने 4 कितना हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा 56। अब जो बच गया वैल्यू उसको कैलकुलेट करिए। और इधर देख लीजिए क्या है, यह 13, अब तो प्लस माइनस ही चलेगा। तो अब यह 13 है और यह 4 है, तो 13 में से 4 माइनस करेंगे कितना होगा 9। देखिए 13 है ना, 13 में से 4 माइनस करेंगे, राउंड फिगर में यह 13 और यह 4, तो 13 में से 4 माइनस करेंगे 9। 9 में 56 को जोड़ेंगे कितना होगा 65। 65 में फिर 9 को जोड़ेंगे कितना होगा 65 में, जब आप 65 में आप 9 और 6 15 को जोड़िएगा कितना हो जाएगा 80। विकल्प डी आंसर हो जाएगा। देखिए राउंड फिगर में 12.99 है, मतलब यह कितना है, यह आपका 13 है। आगे देख लीजिए -3.988 यानी कि यह आपका 4 है, ठीक है। प्लस 14.02 यानी 14 इंटू यहाँ पे क्या है 3.988 यानी कि 4 के बराबर। प्लस आगे चलिए 27.088 यानी कि यह 27 होगा, यहाँ भाग का चिन्ह है। फिर आपका 3.00 यानी कि 3 है, फिर इधर प्लस है, फिर आगे क्या है 35.99 यानी कि 36 है, और भगा 5 दशमलव क्या है आपका 9888 यानी कि आपका 6 है। इसी का मान तो हमें निकालना है, निकाल लीजिए फटाफट से बोर्ड मास के अनुसार। भाग का क्रिया करिएगा तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 9 आ जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू आपका 6 आ जाएगा। 14 गुने 4 कितना आ जाएगा आपका 56 आ जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिए, 13 में से 4 माइनस करिए 9, 9 प्लस 56 कितना होगा 65, 65 और 15 आपका 80 हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हमें क्या बताना है इसमें, 16x² प्लस 1/4x² का मान क्या होगा। इसको गौर से देखिए, यह जो है आपका क्या है, गौर से देखिए, यह है आपका 4x माइनस, यह आपका क्या है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। आप 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर करके देख लीजिए, 4 4 का स्क्वायर करेंगे 16x² हो जाएगा, माइनस 2ab, तो 2 गुने 4x गुने 1 8x हो जाएगा, और प्लस b²। तो यह दरअसल क्या है 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसको करके जरूर देख लीजिएगा, a माइनस बी के होल स्क्वायर पर बराबर 0 है तो 0। यहाँ से बताइए 4x का मान कितना होगा, 4x माइनस 1 बराबर 4x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, यानी 4x माइनस 1 बराबर भी 0 होगा, तो 4x का मान 1 होगा, इधर से x का मान 1/4 हो जाएगा, होगा। चलिए इतना बराबर 0, तो 4x माइनस 1 बराबर 0, तो 4x का मान 1, यहाँ से x का मान 1/4। अब जहाँ भी x है वहाँ 1/4 रखिए, तो 16 को अपने जगह रहने दीजिए, इंटू x², तो x की जगह 1/4, 1/4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका 1/16 हो जाएगा। प्लस यहाँ देख लीजिए 1/4 गुने x², तो x का मान 1/4, इसका मान क्या हो जाएगा 1/16। कैलकुलेट करिए, इससे यह कैंसिल हो गया, 4 से काटेंगे 4 चौके 16, इधर कुछ नहीं बचा तो 1, और बट्टा के नीचे बट्टा में 4 है, 4 ऊपर चला जाएगा, 4 4 और 1 5। आंसर आपका विकल्प सी हो जाएगा। विकल्प सी इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। सिर्फ एक चीज इसमें पकड़ना था कि x का मान क्या होगा। अगला देख लीजिए, इसको सरल करना है, तो आइए सरल करते हैं। सबसे पहले यहाँ देखिए x² है, तो x² को अपने जगह रहने दीजिए, प्लस 5x माइनस 12, और देखिए -3 से इस पूरे में गुना है, ब्रैकेट के बाहर -3 गुना में है, तो -3 से x² में गुना तो -3x² हो जाएगा, -3 से 2 में गुना तो प्लस 6x हो जाएगा, और -3 से +9 में गुना तो 9 तिया 27, एक प्लस में एक माइनस में, तो चिन्ह माइनस का हो जाएगा। आगे कैलकुलेट करिए, देखिए x² वाला का एक साथ, तो x² में से 3x² घटाएंगे -2x² हो जाएगा। x वाला को एक साथ कैलकुलेट करिए, 5x भी प्लस में है 6x भी प्लस में है, तो 11x आपका प्लस में आ जाएगा। और यहाँ देखिए यह भी माइनस में यह भी माइनस में, जब दोनों माइनस में तो हम लोग क्या करते हैं जोड़ लेते हैं, चिन्ह माइनस का रहता है। तो 12 में 27 जोड़ेंगे 39, तो 2x² प्लस 11x माइनस 39, 2x² प्लस 11x माइनस 39 आपका यहाँ पे आंसर होना चाहिए, -39 है ना। तो यहाँ पे 11x और -39 किसी एक ऑप्शन में होगा, मिस टाइप हो गया यहाँ पे, यह आपका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए -2x² प्लस 11x माइनस 39,
आगे देखिए क्या बोला है, किसी घनाकार कमरे की लंबाई 15 मीटर, चौड़ाई 17 मीटर, ऊंचाई 21 मीटर है। ठीक है, 40 मीटर, 40 रुपया प्रति मीटर की दर से इसके चारों दीवार, इसके दीवारों और छत को पेंट करने का लागत। देखिए सबसे पहले कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो सबसे पहले 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई कितना होगा, देखिए लंबाई 15 है, चौड़ाई 17 है, तो 15 और 17 कितना 32, और गुने ऊंचाई कितना है, ऊंचाई है आपका 21। यह हो जाएगा चारों दीवारों का क्षेत्रफल। किसी भी कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई। फॉर्मूला तो आपको याद रखना होता है, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले 2 लिखे, लंबाई प्लस चौड़ाई 15 17 32 गुना ऊंचाई यानी कि 21। यह हो गया कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल। प्लस इसमें देख लीजिए बोला है चारों दीवार और छत को भी पेंट करना है, तो छत का क्षेत्रफल बताइए। तो छत का क्षेत्रफल हो जाएगा लंबाई गुने चौड़ाई, तो 15 गुने 17, तो छत का क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 15 गुने 17। अब इस वैल्यू को सबसे पहले निकालिए, इससे आपका क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा देख लीजिए, 32 में 21 से 21 दूना 42 दूना कितना हो जाएगा, 21 दूना 42 दूना आपका हो जाएगा 84। तो 84 के लिए लिखेंगे 4, हासिल हमारे पास 8 है। और 21 दिया 63, 63 दूना 126 और 8 134 यानी कि 1344 हो जाएगा। और प्लस 15 गुने 17, 15 गुने 15 225, और 15 दूना 30 255 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, इसको जोड़िए जरा सा कितना आता है, देखिए जब आप इसको जोड़िएगा तो 5 4 9 हो जाएगा, और फिर से 5 4 9 हो जाएगा, और 13 और 2 15, 1599। 1599 ठीक है, कितना हो जाएगा, 1599 हो जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 21 दूना 42, अगर हम 21 से गुना करें 32 में, तो 21 दूना 42, 2 हासिल हमारे पास 4 होगा। 21 दिया 63 और 4 67, 672, और 672 का दोगुना करेंगे तो 2 दूना 4, ठीक है, 7 दूना 14, 4 हासिल 1, 6 दूना 12 और 1 13। ठीक है, अब इतना जो है इसका क्षेत्रफल हो गया। इतना क्या हो गया, इतना हो गया वह क्षेत्रफल जहाँ पे हमें पेंट करना है। और पेंट करने का लागत क्या है, तो प्रति वर्ग मीटर लागत है 40 रुपए। तो इतना वर्ग मीटर में लागत कितना हो जाएगा, इतना गुने 40, जीरो है तो जीरो, 4 से गुना करिए, 9 चौके 36, 6 हासिल 3, 9 चौके 36 और 3 37, 7 यहाँ पे 7 हो जाएगा क्या, एक सेकेंड रुक जाइएगा, 0 9 चौके 36, 6 हासिल 3, 9 चौके 36 और 3 39 हो जाएगा ना, 39 9 हासिल 3, 15 चौके 60 और 3 63, यानी 63 960। विकल्प बी आंसर आपका हो जाएगा, क्या होगा 63 960। हमें क्या करना है, हमें उस एरिया का क्षेत्रफल, उस जगह का क्षेत्रफल निकालना है जिसको पेंट करना है। तो पेंट करना है चारों दीवारों को, तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल इतना हो गया, और साथ में छत को भी, तो छत का क्षेत्रफल इतना, यानी कुल इतना एरिया में हमें पेंट करना है। तो इसका लागत बताइए, तो 1 वर्ग मीटर का लागत 40 रुपया, तो जितना वर्ग मीटर है उतना गुने 40 रुपया टोटल लागत हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित कोई राशि 3 साल में इतना हो जाता है और 6 साल में इतना हो जाता है। तो हम एक चीज देख लेते हैं कि कितना गुना हो रहा है। 2000 ऐसे है ना, 2007 इतना हो जाता है कितना से, यह हो जाता है आपका 13,380 से, 13,380 से कितने साल के अंतर पे, 3 साल के अंतर पे। ऐसा हो रहा है ना भाई, 3 साल में इतना था और छठा साल इतना हो गया, तो 3 साल के गैप में कितना गुना हो गया। अगर हम आपसे कहे कि 4 था और 12 हो गया तो कितना गुना हो गया, तो आप करिएगा बड़ी वैल्यू पहले छोटी वैल्यू बाद में, 12/4 यानी कि 3 गुना हो रहा है। उसी तरह से 6 साल में इतना, 3 साल में इतना, कितना गुना हो गया, तो 6 साल बट्टा 3 साल हम लोग कर लिए। यहाँ से देख लीजिए, जीरो से तो पहले जीरो हटा लीजिए। इसके अलावा देख लीजिए 3 से काटेंगे, 3 चौके 12 हो जाएगा, एक बचेगा 3 चौके 12 और एक बचेगा यहाँ पे 18 है आपका, 18 है ना, तो 3 छक्के 18 हो जाएगा। और 3 से इसको काटेंगे तो 3 छक्के 18, 2 20, 3 छक्के 18, 2 3 नमा 27 हो जाएगा। 223 से यह दोनों कट जाएगा, देख के वैल्यू लग रहा है, 223 दूना कितना होगा 446 और 223 तिया 669, यानी कि 3/2 गुना राशि आपका होता है 3 साल के अंतर पे। यह चीज़ हमें यहाँ से पता लगा, कितना गुना, 3/2 गुना। इसका मतलब मूलधन जो भी होगा उसका 3/2 गुना राशि हो जाएगा कितने साल में, 3 साल में।
जबकि 3 साल में कितना हो जाता है 13,380। तो यहाँ से मूलधन आपका निकल जाएगा। ठीक है, काटिए इसको, 3 से काटिएगा क्या होगा, 3 चौके 12, 1 13, 3 चौके 12, 1 18, 3 छक्के 18, जीरो है तो जीरो, 4460। अब मूलधन बताइए क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जीरो है तो जीरो, 6 दूना 12, 2 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9, 4 दूना 8 यानी 8920 है क्या, 8920 आपका क्या हो जाएगा, आपका मूलधन हो जाएगा। तो आंसर इस वाले क्वेश्चन का आपका यहाँ पे हो जाएगा विकल्प सी। तो इस तरीके से इस सेट को भी हम लोग कंप्लीट कर लिए हैं। यह 20वां सेट था जैसा कि हमने आपको बताया। इसका भी पीडीएफ आपको मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाएगा और इसी तरीके के क्वेश्चंस जो है वो आगे भी आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगा। तो इसी का आप रिवीजन करते रहे और उन क्वेश्चंस को बार बार आप करें जहाँ पे आपको दिक्कत होती है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले क्लास में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ। थैंक यू, जय हिंद।